ये महासचिव है और इनके साथ और हमारी युवाओं की धड़कन आ गई है। कपिल मिश्रा जी आज के दिन में आए हैं। सभी साथी तमाम साथियों ताली बजाकर हमें कांग्रेस से आगे आते हुए नए मुख्य सचिव एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि परम गुरु की तरफ से माला करने का सफल करें। जैसा कि अतिथि देव है सबसे प्रभारी एवं जिला कमेटी की ओर से मैं आमंत्रित करूंगा कि मुख्य अतिथि महोदय का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। जिला कमेटी एवं सभी मुख्य सेक्टर प्रभारी मुख्य अतिथि जी का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। मंत्री जी रामचंद्र शर्मा जी उनकी बात अधूरी रह गई तो मैं और अपील कर रहा हूँ माननीय मंत्री जी से आए अपनी बात पूरी करते संक्षेप में आदरणीय शर्मा जी। अभी से सैलाब में माननीय मिश्रा जी बहन जी का पैगाम लेकर के हमारे आपके बीच में आए हैं। परम पूज्य मिश्रा जी हम वाणी से हृदय से और नाभि से आपका अभिनंदन करते हैं सारना मंडल के कार्यकर्ता सम्मेलन में और यकीनन विश्वास की ज्योति को प्रज्वलित भी करते हैं कि आप जो ज्योति लेकर के आप इन कार्यकर्ता को सामने आए थमाने आए उस ज्योति को ये सारे कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा करके लखनऊ में नीला झंडा को ऊपर पहुंचाएंगे। ये डंका खिचोट ऐलान भी हम आपके सामने करते हैं। इसलिए आज इस अवसर पर तो मेरा शीश नवाना कबूल करो और शीश नवाने के कबूल करने के बाद जय भीम की कबूल करो और कबूल करो अस्सलाम वालेकुम। यही सर्वधर्म संभाव है। एक धर्म का संभाव से प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता और इस सर्वधर्म संभाव से जो नीला झंडा लेके चल रहा है तो प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। ऐसा यकीनन विश्वास हमारा भी है। हम आज ये विश्वास भी देना चाहते हैं आपको। आदरणीय मिश्रा जी अभी मथुरा में बाबा आए थे। मथुरा में बाबा आए और सबसे पहले उन्होंने मांग चुनी थी और अखबार में मिश्रों ने लिखा कि बाबा फलाने फलाने को घेरने आए हैं। किसी भी मुख्यमंत्री की ये हैसियत नहीं होती जो किसी को घेर सके। अगर किसी को कोई घेर सकता है सरकारों
तो केवल जनता जनार्दन घेर सकती है, बाबा कोई किसी को नहीं घेर सकता है। हम इसलिए कहते हैं कि हमने जनता जनार्दन को भगवान से बढ़कर के माना है और भगवान से बढ़कर के मानेंगे। सुदामा जी 3 मुट्ठी कंदुल लेके गए थे और 3 मुट्ठी कंदुल में 1 मुट्ठी कंदुल में 1 लोग और दूसरी मुट्ठी कंदुल में दूसरा लोग और तीसरी मुट्ठी कंदुल जैसे भरा तो रुक्मिणी ने हाथ रोक दिए। ठाकुर के हाथ रुके एक रुक्मिणी के रोकने से। ये बहुजन समाज पार्टी है, यहां जातवादी रुक्मिणी आई, धर्मवाद वाली रुक्मिणी आई, संकीर्णतावाद की रुक्मिणी आई, इतनी रुक्मिणियों ने जनता जनार्दन के हाथ रोके, लेकिन उनके आशीर्वाद देने से हाथ रोके नहीं। हम तो भगवान से बढ़कर के भी मानते हैं, तो विश्वास के साथ आपसे करें। इसलिए हमारे हाथ फैला करके शरणं गच्छामि करते हुए हम द्वारकाधीश की नगरी से आए, बिहारी जी की नगरी से आए, हम मित्रों पंडागिरी का वचन देने आए। हम पूरी पंडागिरी तुम्हारे साथ करेंगे और विश्वास करना, आदमी सतीश मिश्रा जी जो आज कहे हुंकार भरे, उस हुंकार को सारे दलों पर भारी कर देना। यह हाथ जोड़ के प्रार्थना श्याम सुंदर शर्मा करता है। धन्यवाद। अब मैं जिला कमेटी द्वारा और मुख्य सेक्टर प्रभारियों द्वारा स्वागत के लिए निवेदन करना है और हमारे मुख्य अतिथि जी का बड़ी माला फैलाकर स्वागत करें। उधर नहीं हमारे साथियों, हमारी जिला कमेटी और हमारे सभी हमारे मुख्य अतिथि जी का माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। उनका स्वागत करें, सम्मान करें, ताली बजाकर स्वागत करें, सम्मान करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी हमने स्वागत की अगली परिक्रमा में हमें स्वागत में नए दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी रवि भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि रवि भारद्वाज जी उनके सामने वीरेंद्र चितौड़िया जी पंचे से मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे। रवि भारद्वाज जी, हमारे सोनू भाई सोनू जामन जी चांदी के मुकुट से स्वागत करेंगे। अभी दक्षिण विधानसभा सोनू भाई तैयार है, उसके बाद गोयल जी तैयार होंगे। दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी है रवि भारद्वाज जी, वो मुख्य अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। माननीय नकुल दुबे जी का, कपिल मिश्रा जी का, इन तीनों का स्वागत करेंगे। इसके बाद सोनू भाई चांदी के मुकुट से स्वागत कर रहे हैं। सोनू भाई फतेहाबाद के प्रत्याशी सोनू जामन जी मुख्य अतिथि का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद गंगाधर कुशवाहा जी स्वागत करेंगे जो गंगाधर विधानसभा से
अगले तैयार है नवामी लाल गोयल जी तैयार है। गंगाधर गोस्वामी के बाद नवामी लाल गोयल जी जो मूवमेंट और राणा कसरत की पुतला भेंट करेंगे। इसके बाद तैयार है भैर किमर केसरी जी। गोयल जी राणा कसरत की पुतला भेंट करके राणा कसरत की पुतला भेंट करेंगे नवामी लाल गोयल जी। भैर किमर केसरी जी। भाजपा पार्टी खराब है, मायावती हमारी सही है, मायावती बहन जी बच्ची है। भैर किमर केसरी जी हाथी भेंट करके स्वागत करेंगे। इसके बाद डॉक्टर भारतेंद्र अरोड़ा जी जो छावनी से प्रत्याशी है और पूर्व में कई पदों पर रह चुके डॉक्टर भारतेंद्र अरोड़ा जी हाथी भेंट करके स्वागत करेंगे तथा आराम से स्वागत करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। नितिन वर्मा जी हाथी को मुख्य से स्वागत करेंगे। इसके बाद तैयार है सर्वेश बघेल जी तैयार है। सर्वेश बघेल जी हाथी से और मुख्य से स्वागत करेंगे। डॉक्टर मुकेश राजपूत जी बिहार से स्वागत करेंगे। मुकेश राजपूत जी अब राम साहब के जितेंद्र प्रताप सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जी पहुंचे और गौरव पांडे जी इनके द्वारा ये स्वागत किया जाएगा। और मोहम्मद सलाम जो मंदिर करते गए अनिल शर्मा जी, दशरथ सिंह जी, शिवकुमार तोमर जी ने फंसा और विजय भेंट करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। अनिल शर्मा जी, शिवकुमार जी, दशरथ सिंह जी और बहुत समाज के नेता स्मृति सिंह भेंट करके मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। राजसभा जी के नेता ये कल्याण सिंह जी, अरुण सिंह जी, सतपाल सिंह जी, पुन्नू प्रधान जी, रविंद्र जी, देवेंद्र आय जी, टोटा जी, रवि मेहरानी ये मंच है स्मृति को लेकर के आ गए। राज समाज की तरफ से सतपाल सिंह जी जो लोग स्वागत कर चुके हैं हमसे कृपया जिनका नाम है मेरी आइए मंच खाली करके गोपाल कुमारी जी और नितेश जी जो मद्रास से वो भंसा भेंट करके मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। अनिल शर्मा जी स्वागत कर रहे हैं, वो बहुत स्वागत कर रहे हैं। हमारे सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग बैठ जाए। मेरा मंच पर सभी साथियों को हाथ में है, हाथ में लगाऊं, निवेदन कर रहा हूँ मंच पर कभी भीड़ नहीं करे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, मंच पर भीड़ न रखें। और जिनने खुद साथियों ने स्वागत कर लिया है मैं हाथ में निवेदन कर रहा हूँ वो साथी अपना स्थान तैयार करना मंच से ही कर लीजिए। चौधरी कप्तान सिंह जी सदस्य जिला पंचायत। सम्मान करने के लिए आए हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान उनसे स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। कप्तान सिंह जी जो जिला पंचायत करते हैं और हमारे तेजी सिंह कुंदन जी जो आधा नंबर का
को तैयार करने में लगे हैं, समाज को तैयार करने में लगे हैं, तो साधा कहलाकर स्वागत कर रहे हैं सम्मानित साथियों। जी और संदीप जी दोनों के जी का स्वागत करेंगे भैया और ममता सिंह साथियों से स्वागत कर लिया है। मैं निवेदन करना हूँ हमारे कालीचरण प्रजापति जी कटोरिया जी जो पार्षद रहे, पार्टी के कई विभिन्न पदों पर रहे हैं, अपने मुख्य अतिथि जी का स्वागत कर रहे हैं। सचिन जी, संजीव शक्ति जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागत वाल्मीकि जी है, जल्दी है स्वागत करने के लिए, स्वागत ही नहीं और स्वागत के तौर पर स्वागत वाल्मीकि जल्दी है, प्लीज स्वागत वाल्मीकि जल्दी है। आइए बाबा साहब की सूचना देंगे, धन्यवाद जी का स्वागत कर रहे हैं। हाथ जोड़ के निवेदन है आदरणीय राजकुमार रावती शिक्षा सदन के साथी हमारे मुख्य अतिथि जी का एक तोरण करो की माला से स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा आए और सम्मान करें शिक्षा के सभी साथीगण। सम्मानित इस मंडल स्तरीय जनसभा में उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम श्रद्धेय राज्यसभा सांसद परम श्रद्धेय आदरणीय सतीश मिश्रा जी, उपस्थित मंच पर ममता सिंह पटेल मिश्रा जी, रेल मंत्री माननीय मुकुंद जी, आदरणीय श्याम सुंदर शर्मा जी, चौधरी मोहम्मद सिंह जी, उपस्थित हमारे आयोजन में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण पदाधिकारीगण और आयोजन मंडल के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण, मैं आज सबका आप इस जोश और खरोश को, आप इस भीड़ के उत्साह को देकर के आगे लगता है कि आज सब आने वाले 2022 के चुनाव में 2007 का जैसा परोक्ष विकास सुनाने के लिए जा रहे हैं। 2007 की तरह आज वाले 30 हज़ारों से इतिहास बनाए कि 9 सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा फहराने का काम होगा। मेरे मित्रों, इन सभा के साथ आप यहाँ मैं अपनी बात और अपना समय पूरा माननीय मुख्य अतिथि को देता हूँ और आपसे फिर कराना यहाँ पर आपसे गुजारिश करवा, आपसे अनुरोध करवा, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, राम राम साहब। धन्यवाद रावत जी। सम्मानित साथियों, अब आपके बीच में युवा साथी, युवा धर्मल बहुजन समाज पार्टी के युवाओं पर सम्मानित साथियों, बहुत साथियों हुए हैं। अपने आपके बीच के आपके चहेते युवा साथी परम आदरणीय कपिल मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे युवाओं में सोच पैदा करने का कष्ट करें। आदरणीय कपिल मिश्रा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे युवा नेता कपिल मिश्रा जी। जो आपको मेरे आदरणीय पिताजी के जो मिजाज में आए, दूर दूर से आए, उन सभी को मेरा स्वागत है। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यक्रम को की जरूरत है।
उसी समय सब कितने सुरक्षित महसूस करते थे, खासतौर से प्रदेश की महिलाएं। आदरणीय बहन जी से अच्छा महिलाओं का दुख दर्द और समझ है। उन्होंने अपने कार्यकाल के बाद सबसे सख्त कड़ी से कड़ी कानून पारित करने के आदेश दे रखे थे। और आज की हम अगर कोई भी खबर बोले या न्यूज़पेपर बोले, अखबार बोले, तो महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की खबरें कम से कम 5 से 6 खबरें तो सभी रहती है। तो इस सरकार ने जो राष्ट्रीय का भरोसा किया था ये सुरक्षा मिला देगा, और बल्कि पिछले 10 साल से इस प्रदेश की जनता के साथ सिर्फ धोखा ही हो रहा है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आप ऊपर जाएंगे क्या? सभी युवाओं से पूछना चाहूंगा, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? इन्होंने भर्ती बदले में 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। और कोरोना काल के बाद जो लोग बेचारे बेरोजगार हो गए, दूर दूर प्रदेशों में जो काम करते थे, अपना काम छोड़ के मजबूरी में वापस इस प्रदेश आना पड़ा, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे युवा साथी अपनी रोजगार की मांग करने या नौकरी की मांग रखने इस सरकार के पास जाते हैं, तो बदले में ये सरकार सिर्फ इनको लाठी और डंडे देती है। इस चीज का वादा किया था इस सरकार ने। साथियों, उनके असली चेहरे को पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो वक्त आ चुका है। आरक्षण के नाम पे भी ये सरकार सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है। चाहे वो रेलवे हो या और कोई भी सरकारी यूनिट हो, सब एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथों में बेच रहे हैं। और ये हर कोई बहुत अच्छे से जानता है कि प्राइवेट कंपनियों में कोई आरक्षण नहीं होता है। इसी तरह ये सबकी नौकरियां, चाहे सामान्य नौकरियां हो चाहे आरक्षण वाली नौकरियां हो, सब एक करके ये प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। तो ना रही सरकारी नौकरी तो खाए का काम, खाए का रोजगार, खाए का अपना जीवन। साथियों, आदरणीय बहन जी जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने सामान्य वर्ग की नौकरियों में लगी रोक को हटाने का काम किया था। उस समय लगभग 1 लाख सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी, ना कि इस सरकार की तरह फर्जी प्रचार और एडवर्टाइजमेंट करके भारत स्वच्छता अभियान के नाम से। उनके कार्यकाल के बाद 2 लाख से ज्यादा आदरणीय टीचरों को नौकरियां प्राप्त करी गई थी। युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए और सुरक्षित भविष्य के लिए अनेकों इंजीनियरिंग कॉलेज, IT कॉलेज और कई यूनिवर्सिटीज का उस समय शुरुआत करी गई थी। जेवर एयरपोर्ट का नाम तो आप लोग आज तक सुन ही रहे होंगे। जेवर एयरपोर्ट का प्रपोजल ये आदरणीय बहन जी द्वारा रखा गया था और उसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी आदरणीय बहन जी द्वारा हुआ था। और अब जब 5 साल हो गए तो ये सरकार पूजा पाठ करके खाली ढोंग दिखावा करने का नाटक कर रही है। इनको यही करना था तो यही पूजा पाठ जो अभी कर रहे हैं ये 5 साल पहले कर रहे थे जब इनकी सरकार बनी थी। तो अब तक शायद जेवर एयरपोर्ट से कई उड़ानें अपनी उड़ान भर चुकी होती। साथियों, यमुना एक्सप्रेस वे और जो आगरा से कनेक्ट करने के लिए आपका आगरा एक्सप्रेस हाईवे बना है, जो आगरा से दिल्ली को कनेक्ट करता है, साथियों ये आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त बना था। जो 5 घंटे की दूरी आगरा से दिल्ली की थी उसको महज 2 घंटे में पूरा करने का काम आदरणीय बहन जी द्वारा किया गया था। और साथियों, नोएडा शहर जिसका पूरा डेवलपमेंट हमारे युवा साथी अच्छे समझ पाएंगे, कितनी नौकरियों के ऑप्शन, मल्टीनेशनल कंपनी कितनी सब उस समय आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के बाद बनी थी। और उसके बाद पिछले 10 साल से कुछ भी वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, वहां से कोई रोजगार नहीं बढ़ा है। और देखते देखते इन्हीं 10 साल में दिल्ली से जुड़ा हुआ शहर गुड़गांव कहां से कहां पहुंच गया। इसकी जिम्मेदार खाली ये सरकार और इसकी पिछली सरकार है, वरना उसी जगह नोएडा अपना कहा पूरा था। बल्कि नोएडा में यहाँ के युवा जो स्कूल से निकले बच्चे जो
दिल्ली जाते हैं पढ़ाई की तैयारी करने या वहाँ कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो उन युवा बच्चों के लिए सस्ते में रहने के लिए कितने हॉस्टल तैयार करे गए थे, जो नोएडा में तैयार होकर खड़े थे, कि ताकि यहाँ के हमारे युवा बच्चों को वहाँ रहने में, दिल्ली में महंगा होता है रहना, तो रहने में कोई तकलीफ ना हो, तो उनकी सुख सुविधा के लिए कई अनेकों हॉस्टल तैयार किए गए थे। ये सरकार सिर्फ झूठे प्रचार करके अपना नाम और एडवर्टाइजमेंट के करके सिर्फ अपना नाम अखबारों में, पेपरों में, होर्डिंगों में और टीवी चैनल के एडों में ही खाली अपना काम करके कतल अपनी छाप के सिर्फ नाम दिखाने का कोशिश करते हैं। साथियों, आरटीआई से कोई भी पता कर सकता है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये सरकार 300 करोड़ पर महीना खर्च करती है खाली अपनी तस्वीरें छापने में, और अगर एक महीने में 300 करोड़ तो एक साल में 100 करोड़ ये खर्च करती है, तो 5 साल में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18,000 करोड़ के ऊपर खाली इन्होंने खर्च करा है अपनी तस्वीरें छापने में। उसी जगह ये 18,000 करोड़ ये इन 5 साल में बेरोजगारों के लिए और जो नौजवान युवा साथी हैं, भाई बहन हैं, इनको नौकरियां देने में खर्च कर देते, तो इनको शायद ये नौबत नहीं आती कि खाली खाने के लिए अपना ये तकलीफ खाते। वक्त आ गया है इसके अपनी कहने को पहचानने का, क्योंकि सोशल मीडिया ये इतना बड़ा हथियार है इस समय आप लोगों के पास, जिसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है सिर्फ अपने झूठे प्रचार और दुष्प्रचार फैलाने में। आजकल हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है, हर किसी के पास फोन है, मोबाइल है, लैपटॉप टैबलेट है, भले ही बड़ा गांव हो, शहर हो या छोटी छोटी जगह हो, हर किसी का आजकल फोन में व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट है ही है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, इसका सबसे गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं, बट इसका असली इस्तेमाल आप लोग करिए। इसके जरिए खुल के इनकी इन गलत बातों का दुष्प्रचार का विरोध करिए। ये सरकार किसी की भी आवाज दबा सकती है, रोक सकती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये किसी की आवाज नहीं रोक सकते हैं। कोई भी चाहे तो अपनी बात खुल के सोशल मीडिया में रख सकता है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े, क्योंकि हर कोई हम तक नहीं पहुंच सकता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि दूर दूर से लोग हैं जो हमसे जो पहुंच पाते हैं, जो आ पाते हैं, हमसे मिल पाते हैं, वो अपनी तकलीफें बता पाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हम तक जब ये आदरणीय पिताजी में नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़िए, अपनी तकलीफें, अपनी दिक्कतें आप उसमें हमसे शेयर करिए, और मैं ये वादा करता हूँ आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी, और आदरणीय बहन जी तक उनकी बातों को, आपकी बातों को मैं या मेरे आदरणीय पिताजी पहुंचाने का काम करेंगे। और आदरणीय बहन जी ने कहा है कि जो भी जहाँ जहाँ जिसकी जो तकलीफें हम पहुंचा कर एक एक तकलीफ नोट करके उनका पूरा समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों, आप लोग जहाँ सुबह से हैं, काफी देर से मेरे पास बातें बहुत हैं आप तक रखने के लिए, पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज आप सब लोग मेरे आदरणीय पिताजी की बातें और उनके विचार सुनने समझने आए। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आप सबके बीच दोबारा आऊंगा, जितनी बार आना पड़े मैं आऊंगा। आपकी तकलीफें, खासतौर से युवा नौजवान भाई बहनों की तकलीफें सुनने समझने और उनका कंधे से कंधा मिलाकर आपकी तकलीफों का समाधान और लड़ाई लड़ने का आपके साथ खड़े रहने के मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा आऊंगा। तो साथियों, मैं आपको यही कहना कि आप सब लोग जो बातें आज यहाँ में विचार मेरे आदरणीय पिताजी द्वारा सुनेंगे, उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना, उनको यहाँ से लेके एक घर तक वो सारी बातें पहुँचा दें, क्योंकि जो विचार मेरे आदरणीय पिताजी रखेंगे वो विचार उनके लिए आदरणीय बहन जी के विचार हैं, उनके तरफ से वो बातें आप तक सीखे रखने आए, तो घर घर ये बात पहुँचा देनी है और सबको ये बता देना है, खासतौर से उनको जो भी आपको दबाने की, डराने की, आपकी बात दबाने की कोशिश करते हैं, कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आ रही है। और जो भी आपको डराने बनाने की कोशिश करेगा उसको बस यही बता देना है, तो वो खुद ब खुद खुद के अपने घर में बैठ जाएगा या कहीं दिल में घुस के बैठ जाएगा। इन्हीं बातों पर मैं आप सबसे आगे लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। सम्मानित साथियों, आदरणीय कपिल मिश्रा जी ने हमारे युवाओं में जोश पैदा करने का काम किया, तो आदरणीय कपिल मिश्रा जी को के लिए आप सभी लोग एक बार जोर से तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। इसी श्रृंखला में मैं परम आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय नकुल द्विवेदी से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आए और अपनी बात कर रखे आदरणीय नकुल द्विवेदी। मायावती भाई हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? चेक कर दिया क्या? आवाज आ रही है? तैयार है? सरकार आ रही है, पहली वो पार्टी को मोदी बनाना है, बहुजन समाज पार्टी को लाना है, सब लोग तैयार है? आ गई हो गया? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, एक हमारी बात जिंदाबाद, एक हमारी बात जिंदाबाद। माइक ठीक है? आप लोग सुन रहे होंगे, आज आगरा मंडल के इस बहुजन समाज पार्टी की जनसभा में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, सभी हमारे सम्मानित प्रत्याशियों का आशीर्वाद देने के लिए आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्मानित सांसद राज्यसभा, हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके प्रेरणास्रोत सम्मानित विश्वविद्यालय मिश्रा जी, मंच पर विराजमान, जिससे भी हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला, सम्मानित विधायक श्याम सुंदर शर्मा जी, मेरे छोटे भाई श्री कपिल मिश्रा जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित पूर्व विधायक श्री मंच पर विराजमान हमारे लगवाया अपने लिए खास तौर से खुद लेके आए भाई सुनील सम्राट जी, राहुल भट्टागर जी और हमारे ढेर सारे साथी जिनको के सामने चौधरी साहब है, प्रताप सिंह भाई की बघेल जी है, कैसे बढ़िया प्रताप सिंह बघेल साहब और सभी हमारे मुखरिया जी, अनिल शर्मा जी, आजाद दीक्षित जी, सभी हमारे सम्मानित साथी, सामने की ओर बैठे हुए सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बहुजन समाज पार्टी के कामयाब सिपाहियों, सिर्फ 2 मिनट अपनी बात खत्म करूंगा। आजकल का डायलॉग चला है कोई नया 4.5 साल से लोगों को मारने का काम किया। कुछ लोग लाइन सड़क पर चलते मर गए, कुछ लोग बैंकों की लाइन में लग करके मर गए, हजारों की तादाद में किसान वहां पर बॉर्डर में बैठ करके मर गए। और इसके डायलॉग क्या चल रहे हैं? दोस्त ईमानदार और काम बददार। मैं क्या बोलता हूँ, दोस्त भी ईमानदार नहीं है, काम भी ईमानदार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश को खा रही है सरकार। आज हम सब लोग बहुत बहुत आलम हो चुकी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ दोस्तों, समय आ गया है, मात्र 1 महीने से भी कम का समय आपके पास बचा हुआ है जब आपके उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगा करने जा रही है। आप कुछ मीडिया वालों की बहकावे मत आइएगा, मैं तो कह देता हूँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कुछ मीडिया के बारे में अभी से तय कर लीजिए कि फला मीडिया को हम बहिष्कार करते हैं, हमको देखने का ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा लेकर के आपको चुनाव विचार दिखाते हैं और पैसा लेकर के सर्वे दिखाने का काम करते हैं। ये आप लोगों को तय करना है कि किस नेता के अंतर्गत, किस नेता के द्वारा इस प्रदेश का विकास
प्रदेश का विकास किया गया है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, जितने लोग हमारे मंच पर हैं, सब लोगों के मुंह से आवाज निकलेगी कि भाई वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश अपने सही राह में था तो 2007 से 12 के बीच में था, इसके बाद वो द्वारा अपने प्रदेश में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आप सबने देखा होगा, आपके आसपास के जिलों का ही मामला है, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को जानकारी है, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आपके गाड़ियों में लंबी लंबी बंदूक की डाले दिखाई पड़ने लगती है। भाई साहब जब चश्मा लगाकर टाइट हो जाती है, मालूम पड़ता है पूरे हिंदुस्तान का गुंडा माफिया आपके उत्तर प्रदेश में जाकर के वास करने लगा है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब नियुक्तियों की बात आती है, जब अपॉइंटमेंट की बात आते हैं, तो या तो हाईकोर्ट में मुकदमे में बेचारा फिर हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो जाता है, तो वालों को रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी आती है तो चौतरफा विकास आपको दिखाई पड़ता है। लाखों लाखों की तादाद में लोगों को नौकरी मिलने का काम होता है, लाखों लाखों की तादाद में आपके उत्तर प्रदेश में गरीबों को घर द्वार मिलने का काम होता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ मेरे साथियों, तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों। 9 के 9 यहाँ पर कुर्मा बैठे हुए हैं, 9 के 9 बहादुर आपके बैठे हुए हैं, सब बहादुरों को उनके साथ मिल करके अगर थोड़ी थोड़ी नाराजगी होती है तो उसको साथ में लगने का काम करो। सब लोग पूरे ताकत से करो और पूरे आगरा तो भाई बहुजन समाज पार्टी की राजधानी कही जाती है, तो अगर राजधानी है तो अपने सारे राजाओं को अभी से तय कर दो कि हम तुमको हाथी पर बैठा करके विधानसभा लखनऊ भेजने का काम करेंगे, ताकि आगरा में दोबारा लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं। आपको याद है नहीं याद? आपके आगरा जनपद में दर्जनों लोग खाली ऑक्सीजन से उसमें चले गए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं आमंत्रित करता हूँ, उनके विचारों को सुनिएगा, उनकी बातों को यहाँ छोड़ करके मत जाइएगा। और सब लोग जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक विचार को सुनिएगा, उसको सुन करके अपने मन में अपने दिल में साथ लेकर के जाने का कार्य करिएगा। और संपूर्ण आगरा मंडल में हमारे मथुरा के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे फिरोजाबाद के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने साथ ले जाकर के जन जन में देने का काम करिएगा और सबसे यही कहिएगा 2022 आया है, आदरणीय बहन जी को लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मैं अनुरोध करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को कि चाहे माइक पर आए और सबको आशीर्वाद देने काम करें। सम्मानित साथियों, मुख्य अतिथि जी के बोलने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं नारे लगाऊंगा, आप लोग भी बोलेंगे। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, साथियों, अब आपके बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, कई बार के राज्यसभा सांसद और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से निवेदन और आग्रह करना चाहूंगा कि अपनी बात रखें। आदरणीय मुख्य अतिथि साथियों, बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित साथी और यहाँ पर उपस्थित साथियों, सबसे पहले मैं संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों, आज यहाँ पर हमारे बीच में आगरा मंडल के हमारे साथी सभी हैं, 10 सीटों के और अन्य साथी हैं, लेकिन इनके सबके नाम लेने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जिस तरह
ये साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में आगे क्या होगा। 2022 में अब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबकी नेता सुश्री बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने से अब कोई ताकत हो, ये निश्चित है कि वो अगली बार 2022 में एक बार फिर से आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में आएगा। श्री भारतीय मनोज जी आगरा छावनी से हमारे जिनको कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना आशीर्वाद दिया है चुनाव लड़ने के लिए, श्रीमती किरण जेटली जी जिनके क्षेत्र में हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर मुकेश राजपूत जी, श्री गंगाधर कुशवाहा जी, श्री रवि भारद्वाज जी, श्री शैलू जादेव जी, श्री नितिन वर्मा जी, श्री सर्वेश बघेल जी, जसवंत राजपुर, श्री अमर सिंह जी टूंडा, मथुरा से हमारे कई बार है विधायक मंत्री श्री श्याम सुंदर शर्मा जी जो अभी भी हमारे विधायक हैं, श्री राजकुमार रावत जी पूर्व विधायक, इन लोगों को भी दोबारा से हमारी अन्य साथियों के साथ में हमारी नेता ने दोबारा मैदान में उतारने का काम किया है और आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है। ठाकुर अशोक सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री धीरज सिंह बघेल जी, श्री गणेश चौधरी जी, श्री प्रताप सिंह बघेल जी एक्स-MSc, श्री दीपक राणा जी, श्री देवी सिंह कुंदन जी, श्री राजवेंद्र कुशवाहा जी, श्री अनिल शर्मा जी, श्री जितेंद्र जी जिला संयोजक भावसेन, श्री संजीव शर्मा जी, श्री राजीव चक जी, श्री भगवान सिंह वर्मा जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री सिकंदर कौर जो पूर्व अध्यक्ष थे भीम आर्मी के और आज अपने अनेकों नौजवान साथियों के साथ में हम लोगों के साथ में हम लोगों की मजबूती बनाते हुए बहुजन समाज पार्टी में हमारे साथ में इन्होंने बहुत पहले माननीय बहन मायावती जी के समर्थकों में सदस्यता ग्रहण की थी और आज इनके सभी साथी ज्यादातर उत्तर प्रदेश के इनके साथ में हम लोगों के साथ में वापस आने का काम उन्होंने किया है। श्री सुजीत सम्राट जी, श्री राहुल भट्टाचार्य जी, श्री वीरू कुमार जी पूर्व मंत्री, श्री अमित शर्मा जी तथा यहाँ पर श्री मुरारी लाल गोयल जी जो एक समाज सेवी है, पेट वाले हैं आगरा, सैकड़ों साथियों के साथ आज हम बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्री मोहम्मद इस्लाम जी मैनपुरी से जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर और अपने सैकड़ों साथियों के साथ इन्होंने भाजपा बहुजन समाज पार्टी को सदस्यता ग्रहण की है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आगरा मंडल में आप जानते हैं कि 23 सीटें और आज यहाँ पिछले हमारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, वो ये भी जानते हैं कि 5 सुरक्षित सीटें हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो 23 सीटें आगरा मंडल की हैं और जो आगरा जिले की सीटें हैं और 5 जो सुरक्षित सीटें हैं, यहां से जाने के बाद जब हम अपनी नेता को यहां के बारे में उनको बताने का काम करेंगे तो मैं आपकी तरफ से ये बताने का काम करूंगा कि ये 23 की 23 सीटें हम लोग उनकी झोली में डालने का काम कर रहे हैं और आगरा मंडल की हर सीट को वो गिनने का काम कर सकती है कि उनको खाता जब खुलेगा तो आगरा मंडल ऐसे भी अल्फाबेट में ए से शुरू होता है और ऐसे भी हम लोग आगरा को यहाँ पर एक तरह की राजधानी मानते हैं। लखनऊ कहने के लिए राजधानी है लेकिन आगरा हम लोगों के लिए राजधानी है और यहाँ से हम लोग सभी चीजें सीख करके बहन मायावती को अवश्य देने का काम। लेकिन इसके लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी है। आपका जो ये उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास बहुत कम समय बचा, 20 दिन का समय बचा है। अगले 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जब 20 दिन के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी
1 तारीख या 2 तारीख को होगा। पिछली बार 2017 में ये 3 तारीख को हुआ। उसके बाद में तो चुनाव के मैदान में हम लोग होंगे, तो चुनावी जनसभाएं होंगी, चुनाव की तैयारियां चल रही होंगी। इसलिए बीच में जो अगले 20 दिन आपके पास है, इस समय को आपको अपने लिए देना पड़ेगा। ये समय आपको अपने लिए रखना पड़ेगा। चुनाव आप ये मत जानिए कि हमने जिनके नाम लिए हैं या जो अन्य प्रत्याशी अभी यहां नहीं आ पाए हैं वो लोग चुनाव के मैदान में हैं। हमारे लिए तो आप सभी लोग जो यहां बैठे हुए हैं वो चुनाव के मैदान में हमारे प्रत्याशी के रूप में आप सभी लोग। और जब ये आप मान लेंगे कि आप प्रत्याशी हैं, जब ये सोच लेंगे कि आप प्रत्याशी हैं, तो हमें या हमारे साथियों को आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा कि चुनाव में कैसे तैयारी करिए, कैसे लड़ाइए, कैसे सीटों को अपना जीतने का काम करिए, क्योंकि आपको खुद ही प्रत्याशी के रूप में अपनी खुद की तैयारी कर रहे होंगे और दिन रात उसमें तन मन धन के साथ से लगने का काम करेंगे और तभी हम लोग मैदान को जीतने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमे, आगरा में भी आए थे, पूरे 75 जिलों में घूमने के बाद अब हमने ये मंडली स्तर जो अपनी बहन मायावती जी के निर्देशों के अंतर्गत में ये सभाएं शुरू की है, उसमें खास तौर से सुरक्षित सीटों को लेकर के। तो ये दूसरा दौर, लेकिन पहला दौर जब हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे थे, जिस तरह से आपका उत्साह है, ये किसी प्रकार से हम लोगों को तब्दील देखने को मिला और पूरा उसी समय ये एक आगाज हो गया था कि आने वाला कल क्या होने वाला, आने वाला कल बहुजन समाज पार्टी के लिए निश्चित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से इतना आगे हो गई, इतना परेशान हो चुकी है कि वो अब मन बना चुकी है कि हमें इसको उखाड़ सकते। जिस तरह से झूठे वादे करके, जिस तरह से धर्म के नाम पे आप लोगों से वोट लेने का काम करा, इन्होंने झूठे वादे करके आपने वोट लेने का काम किया, लेकिन देने के लिए क्या किया? जब आप उनके वादों की बात करने गए, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे बेरोजगार साथी हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे अध्यापक हो, चाहे कोई भी हो, जब वो इनके सामने गए अपनी बातों को लेकर के कि आपके वादे थे उनको कब पूरा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि 4.5 साल हो गए, अब तो हम वादे नहीं पूरा करेंगे। और करने का काम क्या किया इन्होंने? उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया, उनके सर फोड़ने का काम किया। इस तरीके से वादे पूरे करने का काम इस सरकार ने किया। बहुत वादा पूरा किया। जिन्होंने महिलाओं से कहा था कि हमको वोट दे दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, कौन सी सुरक्षा दी इन्होंने महिलाओं को? क्या हर 2 घंटे में एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार होता, दुराचार होता? क्या यही सुरक्षा मांगी? आज आपके पड़ोस में क्या हुआ? हाथरस में किसी के छिपा, जिस तरीके से हमारी बेटी के साथ में पहले बलात्कार होता है और फिर जब उसके शरीर छोड़ देती है अपना, तो उसका मृत शरीर भी उसके घर वालों को नहीं दिया जाता। उनकी मां बहन भाई रोते रहे, भिलकते रहे कि अंतिम संस्कार को हमें करने में दो, लेकिन इन्होंने नहीं करने दिया। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ से बैठकर आदेश दे रहे थे जिला मजिस्ट्रेट को कि देखो हमारे अपने लोग इसमें फंसे हुए हैं, उनको हमें बताना है कि मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे उसके शरीर को जलाने का प्रयास किया। पूरा उत्तर प्रदेश देखता रहा, पूरा देश देखता रहा और पूरी दुनिया ने देखा और हम सबके सामने ये वो घटना है जिसके कुछ ही दिन पहले उसी हादस में एक रेणु शर्मा नाम की लड़की महिला जो कि एक ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी नेता का उससे झूठ हो गए, उसको जेल भिजवा दिया झूठे इल्जाम लगा करके, और उसके बाद क्या किया? उसको जेल में रखने का काम किया। जब उसको जेल मिल गई तो जेल से बाहर नहीं आने दिया और कभी आने दिया जब उसकी जेल में मृत्यु हो गई, उसके मृत शरीर को ही जेल से बाहर काम किया। ये वो
तरीके से आपके पड़ोस में थोड़े कुछ 100 किलोमीटर दूर पे खुशी मुझे 16.5 साल की होगी और एक दिन पहले शादी होती है, उसके हाथों की लेनी की नहीं छूटेगी और एक दिन पहले शादी होकर घर आएगी, उसको हम उठा लेंगे। उसके पति का कोई एनकाउंटर कर दिया, एनकाउंटर कर दिया और उसको उठा के ले आके जेल में उसकी जेल नहीं होने दे रहे, उसके साथ में जो महिलाएं थी घर में काम करने वाली उनको भी नहीं बचा, उनको भी ले गए और उनको तो नहीं गए, उनके साथ 6 साल की लड़की और 3 साल का बच्चा था, उसको भी जेल में उठा रखे। ये ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश की कर रही है। ये सरकार कानून की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं। बहन माता की याद करिए, उनके राज की याद करिए, कोई भी महिला कोई भी लड़की रात के 12 बजे अगर उसको घर से जाने की जरूरत होती थी किसी काम की वजह से वो चकती रहेगी और घर से बाहर निकल जाती थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी तरफ कोई गलत बात नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस बात पर है बहन माता जैसे ही कुर्सी पर बैठती, जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काम करती है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अपने आप ही बन जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार जो बनती है, उनके आप लोगों ने देखा होगा 2017 में वो घर खड़े रह गए और उधर वहीं पर कलकूट उनके मन पर मच गए। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 5 साल में क्या हुआ? दहशतगर्दी, दंगा, फसाद, डकैती, गिरफ्तारी, बलात्कार, हर तरीके की चीजें वो बहुजन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाता है। यही समाजवादी पार्टी की सरकार है। एक तो नहीं 134 दंगे उत्तर प्रदेश में कराए समाजवादी पार्टी की सरकार कराए, इसलिए कहते हैं कि दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। अगर दंगे कराए न जाते तो फिर बहन मान जी जब सरकार थी 5 साल की सरकार रही, एक भी दंगा फसाद क्यों नहीं हुआ? लोग भाईचारा बना के क्यों रहे? लोग आपस में मिलजुल करके रहे, क्योंकि बहन मान जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का खाली नारा नहीं देती है, उसको अमली जामा भी पहनाने का काम करती है और सबको साथ लेकर करने का काम। कोई भी समाज का व्यक्ति हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, अगला वर्ग हो, जिससे भी चाहे ब्राह्मण समाज हो, जिसके साथ में आज जिस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के ऊपर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकार में अत्याचार 500 लोगों को मार दिया गया, 500 ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए, 100 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए गए। जिस तरह से दलित लोग इनके निगाह में पहले दुश्मन बनते हैं, वैसे ही इनकी निगाह में जो आज की सरकार चल रही है ब्राह्मण समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच में दहशत फैलाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे दलित समाज के और ब्राह्मण समाज के बीच में करते हैं, आपस में लड़ाने की तैयारी करते हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के योजना बनाते हैं। वो एक जुमला बोलते हैं तो उसका जवाब दूसरे जुमले से भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है और उसके बाद आपस में एक मन मुटाव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी बात खुशी की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हो, चाहे वो जाट समाज के हो, चाहे वो पिछड़े समाज के अन्य समाज के लोग हो और चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, सब के सब भाईचारा बना करके आज एक साथ इकट्ठा है और इनके हाथों हाथों में नहीं आ, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है। जिसने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे और आपको भी बताया कपिल मिश्रा जिस तरीके से नौकरियां देने का काम किया, नौकरियां छीनने का काम किया और एक योजना बन करके वो जानते हैं कि हमको रिजर्वेशन खत्म करना, रिजर्वेशन खत्म करने का तरीका क्या निकाला है लोग आप भी सोचिए। उन्होंने नौकरियां ही खत्म कर दी, जहां नौकरियां मिल सकती थी सरकारी नौकरियां, जितने भी पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन हो सकते हैं देश में, जो आपकी अपनी संपत्ति है, जो हम सबकी बनाई हुई संपत्ति है,
उसको इन्होंने चुनिंदा 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में बेचने का काम किया। जब उनको बेच दिया तो आज नौकरियां अपने आप खत्म हो गई, नौकरियां खत्म हो गई तो आरक्षण अपने आप खत्म हो गया। और इसको देख करके इनको बहुत खुशी होगी। इन्होंने चाहे रेलवे हो, चाहे तेल बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे बैंक हो, इन्होंने सब चीज को बेचने का काम किया। हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी को भी बेच दिया और बेच करके सारी नौकरियां, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे जितने भी विभाग हैं जहां जहां सरकारी नौकरियां हो सकती थी, इसको उन्होंने प्राइवेट कंपनी में देने का काम, ठेकेदारी में देने का काम कर दिया। और इनसे 10 कदम आगे तो इनकी सहयोगी पार्टी, जिसको हम कहते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, समाजवादी पार्टी, जो इनके साथ में मिलजुल करके 2003 में सरकार बनाई थी, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के 37 एमएलए को करके और उसके बाद विलय कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष ने कराया था। ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन देकर के सरकार बनवाई और इसीलिए हम कहते हैं मिले रहते हैं। वो बात दूसरी है कि वो जो उन्होंने 37 एमएलए को ले जाकर के मिलाने का काम किया था, वो उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक बहन जी ने हमको जिम्मेदारी दी थी उस मुकदमे को लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ से 37 वकील थे, देश के जितने भी नामी गिरामी वकील हो सकते हैं, लेकिन अंततः जीत बहन मायावती जी की हुई थी, बहुजन समाज पार्टी की हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजेस की बेंच ने हम लोगों के हक में जजमेंट दिया था और ये खुलासा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना अकावलापन था कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और इसीलिए वो समाजवादी पार्टी है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। याद करिए किस तरह से संसद के अंदर राज्यसभा में तो बहन मायावती जी ने जो रिजर्वेशन में संविधान का संशोधन था उसको पास करवा दिया, उनकी हना की वजह से पास हो गया वहां पर। लेकिन लोकसभा में गया तो यही समाजवादी पार्टी वाले हैं और उन्होंने इतना घृणित किया कि उन्होंने दलित समाज के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उस संशोधन को संभालने का काम किया। इस बात को आपको याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखिए। जब आपके बीच में आए वोट मांगने के लिए तो उनका वो चेहरा याद करिए, उनका वो कार याद करिए, फिर सोचिए कि इनके साथ कौन सा हिसाब बराबर कर रहा है। दूसरी तरफ एक भारतीय जनता पार्टी है जो भी उनके साथ में उसने संविधान संशोधन को विरोध करने का काम उसने भी किया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी को धोखा देने का काम किया, खाली बेरोजगारों को नहीं, महिलाओं को नहीं, किसानों के साथ भी क्या किया, किसानों के ऊपर 3 कानून ला दिए, 3 काले कानून ला दिए, ऐसे कानून ला दिए जिसके तहत ठेके में देने के लिए मजबूर हो जाए किसान और उसकी जमीन हमेशा के लिए उन उद्योगपतियों के पास पहुंच जाए जिन्होंने उनको हजारों करोड़ रुपए दे करके चंदा दिया है चुनाव में, उनके हाथ तक पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने 3 कानून बनाए। किसानों ने 15 महीने तक आंदोलन किया, हम लोग भी उनके साथ में मिलकर के हम लोगों ने आंदोलन किया, संसद के अंदर भी किया, संसद के बाहर भी किया। अंततः चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, जब पंजाब का चुनाव आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आ गया, तो उनको ये लगा कि अब तो हमारे जो एमएलए हैं वो अपने घर में नहीं जा पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ हो वो घर में भी नहीं घुस पा रहे हैं, तो उन्होंने 3 कानून काले कानून वापस लिए हैं। वो भी ये कहते हुए लिए कि फिलहाल हम इसको वापस ले रहे हैं। जो 700 लोगों की शहादत थी उनके लिए अभी कोई आदेश नहीं जारी किया। जिन लोग किसान मर गए, जो 4 किसान के लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया लखीमपुर में, उसका कोई हिसाब नहीं, उनको अभी भी मंत्री बना के रखा हुआ है। ये किसान भाई कभी नहीं भूल सकते। और जिस तरीके से उनको एमएसपी के लिए आज भी कोई कानून नहीं बनाया, ये भी हमारे किसान भाई कभी नहीं भूलेंगे। और जब वोट डालने की बात आएगी तो उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, हाथी के उस पर बटन दबा करके इनके झूठे वादे याद दिलाने का काम करेंगे। और झूठा वादा इन्होंने सबसे बड़ा क्या किया किसानों से, हम तुम्हारी आमदनी योग न करें। 5 साल कर गए, 5 साल में 5 रुपए बढ़ाया, 25 रुपए 5 साल में चुनाव के पहले बारे का काम किया करने का।
इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 15 रुपए बढ़ाने का काम किया था। बहन मायावती जी ने कोई वादा किसानों से नहीं किया था, क्योंकि वो कहती है झूठे वादे नहीं करते, हम तो काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। और उन्होंने किसानों की आमदनी को पूरा करने का काम किया था। 125 गन्ना का मूल्य था 2007 में, और हमारे किसान जानते हैं कि जब बहन मायावती जी ने गद्दी छोड़ी थी तो 250 रुपए छोड़ा था, 250 रुपए देने का काम किया। बहन मायावती जी ने, ये लोग जाते हैं लोगों के घरों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाते हैं, झोपड़ियों में जाकर के खाना घर से लेके जाते हैं, पहले भिजवा देते हैं और उसके बाद मीडिया को ले जाकर के दिखावे का काम करते हैं कि हम तो दलितों के घर में जा रहे हैं, दलितों गरीबों के घर में जा रहे हैं, उनके साथ में खाना खा दिखावे का काम करते हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि बहन मायावती जी झोपड़ी में क्यों नहीं जाती? हमने उनको जवाब दिया, प्रेस के लोगों ने पूछा, हमने उनसे कहा कि बहन मायावती जी दिखावे की राजनीति नहीं करती है, वो दिखावे का काम नहीं करती है, वो झोपड़ियों में नहीं जाती है, लेकिन वो क्या करती है? जो झोपड़ी में लोग रह रहे हैं उनको झोपड़ी से निकाल करके बाहर पक्के मकान देने का काम, नौकरी देने का काम करती है। उनको ये लैपटॉप 12,000 रुपए का या एक मोबाइल फोन दे करके उनको अपंग बनाने का काम नहीं करती है, उन लोगों को नौकरी दे करके 50,000 से शुरुआत करा करके महीने की आमदनी कराने का काम करती है। उनमें यही फर्क है। 2-2 कमरे के मकान बहन मायावती जी ने मानकर काशी राम की योजना के तहत दिए थे और पक्के मकान दिए थे, और उन्होंने एक नहीं 20 लाख मकान को मुफ्त में देने का काम किया। 80 लाख के मकान और बन रहे हैं, उसको समाजवादी पार्टी ने रोकने का काम कर दिया था आने के बाद। आज जहां पर हैं, हमें याद है जब यहाँ पर मानकर काशी राम जी की योजना के तहत सबसे पहले बहन मायावती जी आगे आए और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मकान बने हैं, जो दिए जाने हैं, उनको हम देखना चाहिए। उन्होंने देखने का काम किया, बन गए थे, बड़ा सजा के अधिकारियों ने रखा था, और वो जब वहां पर नहीं, हम उनके साथ में थे उसमें, उन्होंने देखने के बाद में अधिकारियों को बुलाया, बड़े उच्च अधिकारी, उन्होंने कहा था कि लखनऊ चलेंगे और इसी तरह के मकान में हम उनको रखने का काम करेंगे, तुम्हारा बंगला लेने का काम करेंगे। इस तरह का मकान में एक कमरे का मकान बना रहे हो हमारे लोगों के लिए, इनको हम एक कमरे के मकान में रखेंगे, उसी मकान उसी कमरे में सब कुछ था। उन्होंने उसी समय उसको योजना बदली और नक्शा अपने हाथ से तैयार कराया और 2 कमरे के पक्के मकान देने का काम आगरा में जूता बनाने वाले जो हमारे साथी व्यापारी थे, उनकी समस्याओं को देखते हुए यहाँ के सभी साथी हमको आए थे, उस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था जब तक आए, और उन्होंने एक नया जगह बनाने का काम किया जहाँ से लोग यहाँ पर अपना धंधा। बहन मायावती जी ने हर व्यक्ति के बारे में सोचने का काम किया, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बेरोजगार व्यक्ति हो। 23 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम किसी ने किया है तो बहन मायावती जी ने, और किसी ने। आज उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं, हर से बदतर हो गए हैं। याद करिए विकास का काम बहन मायावती जी ने जो किया था, ये तो खाली फीता काटते हैं, ये तो खाली जाकर पत्थर लगा देते हैं। जब चुनाव आ जाता है कि अब हम इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, ये बनाने का काम नहीं। बहन मायावती जी करने का काम करती है, बहन मायावती बना के दिखाने का काम करती है। आज जिस एक्सप्रेसवे से लोग चलते हैं, जो देश की पहला एक्सप्रेसवे था, वो बहन मायावती जी की देन था। यहाँ से गंगा एक्सप्रेस बनाने का काम जो बहन मायावती जी बनाने का काम किया, उसको रोकने का काम अदालतों में जाकर के और केंद्र की सरकार ने किया, वरना गंगा एक्सप्रेस की बहन मायावती 19,000 अम्बेडकर गांव बहन मायावती जी ने समग्र विकास करने का काम किया। 23 नए जिले बनाने का काम किया था। जब नया जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज बहन मायावती जी ने बनाने का काम किया, देने का काम किया। हर जिले में जो बहन समाज के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के समाज लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, उनके लिए उन्होंने नौजवानों लड़कों को पढ़ाने करते हैं, उनके लिए हॉस्टल बनाने का काम, वहां फ्री कोचिंग दिलाने का काम किया, जिससे ये कोचिंग लेकर के और आगे बढ़े, अपना भविष्य अपने
हाथ से सुधारने का काम करें। ये पहल हमारे लिए हर जगह, हर जिले में, नोएडा हो, आगरा हो, लखनऊ हो, कहीं पर भी हो, हर जगह उन्होंने व्यवस्था करने का काम किया। उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया और ये समग्र विनाश करने का काम किया। ये खाली 300 करोड़ रुपया अपने ऊपर हर महीने इस बात के लिए खर्चा करते हैं कि विज्ञापन के लिए, मैं टेलीविजन में 12 रुपए का विज्ञापन छपाने के लिए 300 करोड़ रुपया महीना खर्चा करते हैं। स्कूलों में खाना देने के लिए पैसा नहीं, अभी बच्चियां बीमार पड़ने की कुछ खाना खा करके सवा खाना खिला जाए, उनको खाना देने के लिए नहीं, अस्पताल के लिए दवा देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए और चीजों के लिए नहीं। इस तरह से कोरोना में आगरा के लोगों ने देखा है कितनी मौतें हुई है आगरा शहर के अंदर, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर ने कहा ऑक्सीजन नहीं दी और उपचार की दवाई नहीं दी, इनके पास उसके लिए पैसा नहीं। किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए, सड़कों में चलते रहे, कंधे में बच्चा लेकर के घूमते रहे, इनके पास ही नहीं हुआ उनके लिए बस लगाने या उनको बचाने का कोई इंतजाम करा, उनके खाने पीने का इंतजाम करा। ये ऐसी सरकार, इसलिए आपको संकल्प लेना है, आपको ये तय करना है कि अब आपको कैसी सरकार चाहिए। क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों को फिर से अपनी गाड़ी के नीचे कुचले, जो जा रहे हो आंदोलन के बाद वापस जा रहे हो पीछे से कुचलने का काम करें? क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां 700 किसान शहादत है? क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां हर 2 घंटे में महिलाओं के साथ में दुराचार हो? क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जो पिछले 75 सालों में थी उसको पार करके? जहां गरीबी, क्या ऐसी सरकार चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में आज है कि गरीबी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जो है देश में सबसे नंबर 1 पर पहुंच गई है, ये सरकारी आंकड़ा बताते हैं। क्या ऐसी सरकार चाहिए जहां पर अध्यापक लोग जो है अगर वो अपनी मांग करें, अपने मानदेय की बात करें और प्रदर्शन करें तो उनको लाठियों से मारा जाए, उनका सर तोड़ दिया जाए, उनको खुद लहू लुहान किया जाए? अगर ऐसी सरकार आपको नहीं चाहिए और आपको ऐसी सरकार चाहिए जहां कानून द्वारा कानून का राज हो और सबके बारे में देखा जाए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का एक माहौल बने, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि अब बीमारी जो आने वाला समय है वो आप अपने लिए लीजिए और इन बातों को ध्यान से जो आपने सुना है इनको ले जाकर के अपने साथियों के बीच में भी बताने का काम, उनको यही छोड़ करके चाहिए और आने वाले 20 दिनों को पूरी क्षमता से हमारे इन सभी साथियों को और जो हमारे अन्य प्रत्याशी हैं उनको जिताने का संकल्प लेते हुए और बहन कुमार जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए यहाँ से जिताने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बार जरूर चाहूंगा कि अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो एक बार खड़े होकर के दोनों हाथों से आप इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और इस संकल्प को आप हमारे साथ में देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारा हौसला